विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के अंतर्गत अभी तक हमने बहुत विस्तृत रूप से मिस्र, चीन और रोम की सभ्यताओं का अध्ययन किया। आज से हम शुरू करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। दजला फरात घाटी में ईसा से 5000 वर्ष पहले जिस सभ्यता का विकास हुआ उसको कुछ समय पहले तक बेबीलोनियाई सभ्यता कहा जाता था। धीरे धीरे जब ये पता चला कि ये सभ्यता के विकास में इस सभ्यता के विकास में असीरियाई लोगों ने भी योगदान दिया, तब इसे बेबीलोनियाई असीरियाई कहा जाने लगा। लेकिन पिछले कुछ दशकों से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि वहाँ सभ्यता का सूत्रपात सुमेरियाई लोगों ने किया। ऐसी स्थिति में उस सभ्यता को सुमेरियाई, पुरातन बेबीलोनियाई और असीरियाई कहने के बजाय यह उपयुक्त होगा कि उसे उस समूचे क्षेत्र के नाम से मेसोपोटामियाई सभ्यता कहा जाए। मेसोपोटामिया, जिसे हम वर्तमान में इराक का जो इलाका है वही मेसोपोटामिया था। मेसोपोटामिया नाम दिया गया यूनानियों द्वारा। मेसोपोटामिया दोनों अलग अलग शब्द है। दो नदियों के बीच का जो इलाका होता है उसे मेसोपोटामिया कहा गया। मेसोपोटामिया की सभ्यता की कोई निश्चित अवधारणा खोजने से पहले ये समझ लेना आवश्यक होगा कि इस सभ्यता का सामान्य रीति से विकास नहीं हुआ है। इस सभ्यता की सबसे पहली विशेषता तो यह है कि इसमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण का कोई प्रावधान नहीं रहा। समय समय पर विविध प्रादेशिक शक्तियां उभरी और उन्होंने समूचे क्षेत्र की सभ्यता को प्रभावित और विकसित किया। इस सभ्यता के पीछे किसी एक नस्ल अथवा प्रजाति का हाथ नहीं रहा। मेसोपोटामिया में अनेक प्रजातियां थी जिन्होंने इस सभ्यता के स्वरूप को प्रभावित किया। एक समरस प्रजाति ने न होने के कारण सामाजिक और आर्थिक ढांचा भी ढीला ढाला रहा तथा व्यक्ति को उसके भीतर काफ़ी स्वतंत्रता रही। इस सभ्यता की दूसरी विशेषता यह है कि इसके विकास में सातत्य नहीं रहा, यानी कि निरंतरता नहीं रही। प्रलयकारी बाढ़ ने इसे 3 बार नष्ट किया और मिट्टी की मोटी तहों के नीचे दफन कर दिया। इससे मनुष्य की जीवटता ही कहा जाना चाहिए कि इतने भीषण विनाश के बावजूद मेसोपोटामिया की सभ्यता फिर उठकर खड़ी हुई और आगे बढ़ी। ये सही है कि दजला फरात की घाटी उपजाऊ थी और जल के प्रचुर साधन होने के कारण वहाँ विकास का क्रम भंग होकर भी फिर से शुरू हो गया, लेकिन इसमें वैसी स्थिरता नहीं रह पाई जैसी कि नील नदी की घाटी की सभ्यता में उत्पन्न हुई। मेसोपोटामिया के लोगों और उनकी सभ्यता को बार बार प्राकृतिक शक्तियों के कोप का भाजन होना पड़ा और जीवन के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ा। राजनीतिक दृष्टि से यदि हम देखें तो मेसोपोटामिया को 2 भागों में विभक्त था। उत्तरी भाग अथवा दजला और फरात का दोआबा जो असीरिया कहलाता था, तथा दक्षिणी भाग जिसमें कुछ दूर तक दोनों नदियां दजला और फरात अलग अलग बहती है और इसके बाद मिलकर 100 मील की यात्रा करके फारस की खाड़ी में गिरती है, बेबीलोनिया कहलाया। बेबीलोनिया के 2 प्रमुख भाग थे, अकद और सुमेर, और इसी कारण से हम मेसोपोटामिया को 2 भागों में करके पढ़ेंगे। एक तो सुमेरियन सभ्यता संस्कृति और बेबीलोनियन सभ्यता और संस्कृति, इनको मिलाकर के मेसोपोटामिया सभ्यता कहा जाता है। 1850 ईस्वी में रॉलिंसन ने ईरान
में बहिस्तून के निकट राजा देरियस का शिलालेख खोजा जो फारसी और बेबीलोनियन भाषा में था। तो पहले खोजकर्ता कौन थे? रॉलिंसन। दूसरा शिलालेख 1901 में सूसा में प्राप्त हुआ जिसमें कानूनी संहिता लिपिबद्ध है। इसका वही महत्व है जो मिस्र में रोसेटा पत्थर का है। यानी कि सभ्यता तो बहुत प्राचीन है लेकिन इसकी खोज बहुत आधुनिक काल में हुई है और इसके बाद ये दुनिया के नक्शे पर हमारे सामने आया। तो हम पहले अध्ययन करेंगे सुमेरियन सभ्यता एवं संस्कृति का राजनीतिक अवस्था क्या थी। प्रारंभिक काल में वहाँ नगर राज्य बने। उर, एरिडू, तेल, अल ओबेद, लारसा, लागाश, उम्मा, शुरूपक, अदाब, आइसिन और निस्पुर, ये सब नगर राज्य थे तथा समय समय पर इनके बीच सीमाओं के प्रभुत्व को लेकर झगड़े चलते रहते थे। सीमाओं के प्रभुत्व को लेकर झगड़े चलते रहते थे। बाद में इसमें राजनीतिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई और अंततः जब सुमेर राजवंशों की स्थापना हुई तब भी राज्य एक राष्ट्र न होकर एक ढीला ढाला परिसंघ जैसा था जिसमें राजा अपने अधीन नगर राज्यों के सरदारों से राजस्व वसूल करता और सैनिक प्राप्त करता था। नगर राज्य का मुखिया पटेसी कहलाता था। नगर राज्य का मुखिया पटेसी कहलाता था। पटेसी के बाद पद में भी 4 राजनीतिक संस्थाएं जुड़ी हुई थी। पटेसी नगर राज्य का सरदार तो होता ही था, वे अपने राज्य का प्रमुख, पुरोहित, सेनापति और मुख्य सिंचाई निरीक्षक भी था। वास्तव में इन पदों से उस समय की संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का बोध होता है। 3 चीज़ें जीवन के लिए अनिवार्य मानी गई थी: धर्म, सेना और सिंचाई। इसलिए हम देखते हैं कि फारस की खाड़ी में या फारस में, जिसे हम आजकल इराक कह रहे हैं, तत्कालीन मेसोपोटामिया में बांधों का और नहरों का जाल बिछा हुआ था। इन तीनों की अंतिम सत्ता पटेसी को सौंपी गई थी: धर्म, सेना और सिंचाई। कानून की सुमेरियाई अवधारणा क्या थी, ये अब हम इस पर विचार करेंगे। आमतौर पर ऐसा माना जाता था कि मेसोपोटामियाई सभ्यता में कानून की अवधारणा का मूल स्रोत बेबीलोन के राजा हम्मुराबी की विधि संहिता है। परंतु जैसे जैसे तथ्य सामने आते गए ये सिद्ध होता गया कि सुमेरिया में कानून की जो अवधारणा विकसित हुई थी उसे ही हम्मुराबी ने संशोधित रूप में प्रस्तुत किया है। हम्मुराबी की विधि संहिता जो बहुत फेमस है वो सुमेरिया की ही देन थी और हम्मुराबी जो राजा हुए बाद में उन्होंने उसमें कुछ संशोधन प्रस्तुत किए। सुमेरियाई कानून का पहला प्रधान लक्षण उसमें प्रतिशोध को कानून का आधार बनाया गया, यानी प्रतिशोध लेने को कानून का आधार बनाया गया है। शटे शाट्यम समाचरेत, शटे शाट्यम समाचरेत। दूसरा प्रधान लक्षण भी इसी आदिम अवधारणा पर आधारित है कि अपराधी को सजा देने का अधिकार उस व्यक्ति को है जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है। राज्य का काम महज पंच की तरह निष्पक्षतापूर्वक अपराध और अपराधी की घोषणा करना है। सुमेरियाई विधि संहिता का तीसरा प्रमुख तत्व उसका समाज के विभिन्न स्तरों पर असमान रूप से लागू होना है। ये संहिता समाज को 3 भागों में विभाजित करती है: अभिजात वर्ग, जनसाधारण वर्ग और बंधुआ वर्ग। दंड की व्यवस्था भी दोहरी थी। इसमें अपराधियों और अपराध से प्रभावित होने वाले लोगों का सामाजिक स्तर देखा जाता था। दास की अपेक्षा जनसाधारण की तथा इस वर्ग की अपेक्षा अभिजात वर्ग की हत्या गंभीर अपराध माना जाता था। दूसरी ओर अपराधी अभिजात वर्ग का होता था तो उसे दूसरे वर्गों की अपेक्षा अधिक कठोर दंड दिया जाता था। इस विधि संहिता का चौथा लक्षण यह था
कि इसके अंतर्गत अपराधी के प्रयोजनों पर विचार नहीं किया जाता था। तो इस प्रकार से आज हमने जो ये बहुत ही संक्षिप्त में सुमेरियाई सभ्यता के कुछ अंगों को, राजनीतिक और कानूनी जो तत्व थे उसके ऊपर प्रकाश डाला है। अगले अध्याय में हम इसका बाकी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज,